माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नीड फॉर कार्गो इंश्योरेंस। यानी कि जो भी गुड्स हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं उसको इंश्योरेंस कराने की क्यों नीड होती है। देयर आर टू रीजंस फॉर सिक्योरिंग द इंश्योरेंस कवर। दो रीज़न है जिसकी वजह से हम अपने कार्गो को इंश्योरेंस कराते हैं। फर्स्ट है लीगल डायमेंशन, सेकेंड है कमर्शियल कंसिडरेशन। लीगल डायमेंशन क्या होती है? व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट from the exporter to the importer, they are at different stages in the custody of different agencies and authorities, etc. If there is any loss or damage to the goods while in their custody, the concerned intermediaries may be liable to pay damages to the cargo owner. The nature and extent of liabilities of various intermediaries have been defined in the respective law enacted by the government all over the world. According to this law, the intermediaries can't be held liable for loss to the cargo if it was caused by reason or event beyond their controls. Example: loss due to natural disaster, war, or strike. In such a cases, cargo owner who suffers the loss can't recover it from the intermediaries, and they have no other options but to obtain appropriate insurance cover. The law states that there were intermediaries are liable for loss. The maximum amount of recovery is limited to the sum specified in the respective law. तो इसमें क्या कहा गया है कि लीगल डायमेंशंस क्या होती है कि जब भी हमारा गुड्स जो है एक्सपोर्टर की प्रीमाइसेस से, एक्सपोर्टर के वेयर हाउसेस से इंपोर्टर के वेयर हाउसेस तक जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसको बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस को पार करना होता है। जैसे कि कस्टम अथॉरिटीज़ हो गई, डिफरेंट कस्टडीज़ हो गई, डिफरेंट एजेंसीज के पास से होके वो गुड्स हमारा दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इन इंटरमीडिएटरीज के द्वारा हमारा जो गुड्स है वो डैमेज भी हो सकता है और उनमें लॉस भी हो सकता है। अगर तो हमारे इंटरमीडिएटरीज रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के लॉस के लिए, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने केयरफुली हमारे गुड्स की हैंडलिंग नहीं की, ठीक है। तो क्योंकि हमारी इंटरमीडिएटरीज की वजह से लॉस हुआ है तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें क्या करें, क्लेम दे, हमारे एक्सपोर्टर को क्लेम दे जो भी लॉस हुआ है उसके लिए। लेकिन अगर जो भी लॉस हुआ है उसमें इंटरमीडिएटरीज की कोई गलती नहीं है। एग्जांपल लेते हैं हमारी शिपिंग कंपनी का। शिपिंग कंपनी को हमने कहा था कि गुड्स को हमारे एक्सपोर्ट कर दो शिप का यूज़ करके। हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में शिप का यूज़ करके। अब क्या हुआ ना कि शिपमेंट के दौरान, ट्रांजिट के दौरान हमारे गुड्स डैमेज हो गए। किस वजह से हुए? नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हो सकता हुए, या फिर अर्थक्वेक की वजह से हुए, पायरेसी की वजह से हुए। इन सारे रीज़न की वजह से अगर गुड्स डैमेज होता है, गुड्स ख़राब होता है, तो इसमें हमारे शिप ओनर की कोई भी गलती नहीं होती, ठीक है। हमारे शिपर्स की कोई जो भी शिप ओनर है उसकी कोई गलती नहीं है, और वो ये कहेगा कि जो नेचुरल डिजास्टर आया है उससे मेरी गलती की वजह से थोड़ी आया है, मैं इसके लिए क्लेम क्यों पे करूँ? जो भी लॉस हुआ है उसमें आपका ही लॉस नहीं हुआ बल्कि हमारा भी लॉस हुआ है, ठीक है, वो तो ये कहेगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमारा एक्सपोर्टर क्या कर ले, अपने कार्गो को इंश्योरेंस करा ले, कार्गो का इंश्योरेंस करा ले, तो जो भी लॉस हुआ है उस केस में, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम कर सकते हैं अपने लॉस के लिए। अगर तो हमारा एक्सपोर्टर इंश्योरेंस कवर नहीं लेता तो उसको सारा का सारा लॉस अपने ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस कवर लिया होता है तो लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करेंगे। तो ये था हमारा लीगल डायमेंशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कवर लेते हैं ताकि लॉस से बचा जाए। अगर तो हमारा जो लॉस है वो किसकी वजह से हुआ है? इंटरमीडिएटरीज की वजह से हुआ है। तो इंटरमीडिएटरीज को कितना जो है पेमेंट करें, इंटरमीडिएटरीज जो है वो कितनी पेमेंट करेंगी, ठीक है, कितने के लिए लाइबल होगी। तो इंटरमीडिएटरीज की जो लाइबिलिटी बनती है वो हमारे रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर स्पेसिफाई की गई है कि मैक्सिमम इतनी लिमिट तक ही ये क्या करेंगे, अपना क्लेम पे करेंगे। तो ये था हमारे लीगल डायमेंशन। उसके बाद हम सेकंड डायमेंशन देख लेते हैं जिसकी वजह से हम इंश्योरेंस कवर लेते हैं। From the point of view of the exporter, a transaction is completed as soon as the importer either pay the bill of exchange on its presentation or he undertake to make payment at a future date by accepting the bill. तो इसमें क्या कहा गया कि जो हमारा कमर्शियल डायमेंशन क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को गुड्स को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया। अब जब पेमेंट लेने की बारी आई तो हमारा जो इंपोर्टर है वो पेमेंट किस तरीके से करेगा? सबसे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, ठीक है। अगर पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे होती है तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक होता है यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज, एक होता है साइड बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया गया इंपोर्टर को,
ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया गया बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हमारे इंपोर्टर के बैंक ने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और बिल ऑफ एक्सचेंज चेक किए, सारे के सारे सही थे और उसने एकदम से पेमेंट कर दी। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे इंपोर्टर को। गुड्स की डिलीवरी हमारे इंपोर्टर ले लेगा और उसने इंपोर्टर ने जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी। लेकिन अगर हमारा इंपोर्टर क्या करता है, अंडरटेक करता है कि वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है कि मैं 2 महीने बाद तुम्हारी पेमेंट कर दूंगा, उसको हम बोलते हैं यूसेंस बिल, यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज। यूसेंस बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको क्या मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है। हमारे इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स भी मिल चुके हैं, गुड्स भी मिल चुका है, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर को क्या मिली है, एक्सेप्टेंस मिलती है कि वो फ्यूचर में, कौन इंपोर्टर फ्यूचर में पेमेंट करेगा। तो ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 टाइप जो हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसमें इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट होती है। Sometime even before the bill of exchange is presented to the importer, he get to know about the loss of goods in transit and does not accept the bill when presented. क्या होता है ना कि जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करने से पहले ही, बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करने से पहले ही हमारे इंपोर्टर ने कहा कि मेरे को ये गुड्स नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो गुड्स है वो डैमेज हो चुके हैं। उसको पहले ही पता चल चुका है हमारे इंपोर्टर के कि जो गुड्स है वो क्या हो गए हैं, ट्रांजिट के दौरान वो डैमेज हो चुके हैं। तो हमारा जो इंपोर्टर है वो क्या नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। तो अगर हमारा इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो हमारे एक्सपोर्टर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स है वो डैमेज हुए हैं ट्रांजिट के दौरान। यानी कि जब गुड्स को ट्रांजिट किया जा रहा था शिप वगैरह का यूज़ करके या एयरक्राफ्ट का यूज़ करके, तो रास्ते में गुड डैमेज हो गए। इंपोर्टर को इस बात का पता चल गया और इंपोर्टर ने उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ना ही उन गुड्स को एक्सेप्ट किया बल्कि पेमेंट ही नहीं की। पेमेंट तो वो नहीं करेगा क्योंकि गुड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हमारा इंपोर्टर पेमेंट क्यों करेगा। अब इस केस में हमारे एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा। क्या हुआ कि पेमेंट भी नहीं मिली और जो गुड्स थे वो भी डैमेज हो गए। तो इन सच अ सिचुएशन एक्सपोर्टर हैज़ टू बियर द लॉस। इस सिचुएशन में हमारे एक्सपोर्टर को लॉस लेना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर व्हेन डीलिंग विद अननोन कस्टमर और ऑन डीपी और डीए पेमेंट टर्म्स, यानी कि जब हमारा एक्सपोर्टर किससे, एक अननोन पर्सन से डील करता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केसेस में डीपी और डीए पार्ट है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का। डीपी का मतलब है जब हमारे एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट शो किए हमारे इंपोर्टर को और उसी समय हमारे इंपोर्टर ने क्या कर दी, पेमेंट कर दी एक्सपोर्टर को। लेकिन डीए क्या होता है, डीए का मतलब है कि हमारे इंपोर्टर ने क्या की, एक्सेप्टेंस दी कि मैं जो पेमेंट है तुम्हें 2 महीने बाद 3 महीने बाद कर दूंगा। एक फिक्स टाइम रख दिया कि इस टाइम बाद में तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो इस केसेस में हमें क्या होता है, एक तरीके का हमारे एक्सपोर्टर को एक तरीके का डर रहता है, क्योंकि पेमेंट मिले ना मिले, हो सकता है रास्ते में गुड्स डैमेज हो जाए। तो इसलिए क्या होता है कि कार्गो को इंश्योरेंस कराना ज़रूरी हो जाता है कि अगर मान लो गुड्स रास्ते में डैमेज हो गए हैं, इंपोर्टर को पता चल चुका है, इंपोर्टर अगर पेमेंट ना करे तो जो लॉस हुआ है हमारे एक्सपोर्टर को, उस लॉस को रिकवर कर सके। Cargo insurance make it possible for the exporter to get post-shipment finance because insurance policy is one of the required document under a CIF contract। यानी कि क्या होता है ना कि CIF कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इसके अंदर जो भी इंश्योरेंस है वो हमारा एक्सपोर्टर कराता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 चीज़ों के लिए ज़रूरी है, एक तो होता है लीगल पर्सपेक्टिव के लिए, एक होता है कमर्शियल पर्सपेक्टिव के लिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स में आता ही आता है, तो इसको तैयार कर लेना। बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।